हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस क्लासेस। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं भूकंप यानी अर्थक्वेक। ये एक प्राकृतिक आपदा है और इससे पहले हम एक प्राकृतिक आपदा को देख चुके हैं, ज्वालामुखी वॉल्केनो। आज की क्लास में हम समझेंगे भूकंप क्या होता है तथा उसके आने के क्या कारण हैं और उसको किस तरीके से मेज़र किया जाता है। इन सभी चीज़ों को हम एक क्लास के अंतर्गत देखेंगे। आइए लेट्स वी स्टार्ट। तो सबसे पहले है, जैसा कि हमें शब्द से ही पता चलता है, भू यानी कि पृथ्वी, कंप मीन्स होता है कंपन होना, यानी पृथ्वी में किसी भी प्रकार का कंपन होना ही भूकंप कहलाता है। इसी तरीके से इंग्लिश में जो नाम दिया है अर्थक्वेक, इसका मतलब भी होता है अर्थ और क्विक मीन्स कंपन होना। तो इन दोनों का अर्थ है कि पृथ्वी में किसी भी प्रकार का कंपन होना। आइए हम भूकंप की परिभाषा को देखते हैं। भूकंप का सामान्यतः अर्थ होता है भूमि का कंपन होना। भूकंप की घटना प्रायः धरातल के नीचे घटित होती है। भूकंप सदैव धरातल के नीचे घटित होने वाली घटना है और इसका जो परिणाम है वह हमें धरातल पर देखने को मिलता है। परंतु प्रत्येक भूकंप समान गहराई पर उत्पन्न नहीं होते हैं। भूकंप जो है अलग अलग गहराई से उत्पन्न होते हैं और उनके अलग अलग परिणाम होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम भूकंप का मूल बिंदु या भूकंप का उत्पत्ति केंद्र या अपकेंद्र। इसी को हम हिप्पोसेंटर के नाम से जानते हैं। तो ये सब एक ही नाम है, परंतु ये हैं क्या, आइए समझते हैं। जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है, यानी हम कह सकते हैं पृथ्वी का वह आंतरिक भाग जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति हुई है, जहाँ से ये क्रिया प्रारंभ हुई है, उसको हम बोलते हैं अपकेंद्र या भूकंप का उत्पत्ति केंद्र या भूकंप का मूल। तो ये होता है हमारा मूल यानी एफ फोकस, भूकंप का मूल या फिर फोकस। तो यहाँ से आंतरिक भाग से भूकंप की जहाँ से सबसे पहले क्रिया प्रारंभ होती है, उसी को हम हिप्पोसेंटर भी कह सकते हैं, उत्पत्ति केंद्र भी कह सकते हैं, भूकंप का मूल भी कह सकते हैं, फोकस बिंदु भी कह सकते हैं। तो कह सकते हैं ये सभी एक ही नाम है, परंतु ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाली क्रिया है। इसी को हम इन सभी नामों से जानते हैं। एक और बिंदु होता है अधिकेंद्र एपिसेंटर। ये क्या होता है, जिस स्थान पर तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है भूतल पर, इन्हीं बिंदुओं को उद्गम केंद्र के समीप होता है। आइए इसको समझते हैं। जिस तरीके से यहाँ भूकंप उत्पन्न हुआ है तो सबसे पहले ये यहाँ पर महसूस होगा, यहाँ पर महसूस होगा, तो इसी को हम कहते हैं एपिसेंटर, एपिसेंटर या अधिकेंद्र। तो हम कह सकते हैं जहाँ पर क्रिया प्रारंभ हुई और जहाँ पर सबसे पहले महसूस की गई, और महसूस वही होगी जहाँ फोकस से सबसे पास का जो स्थान होगा, सबसे नज़दीकी स्थान होगा, उसी को हम एपिसेंटर के नाम से जानते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वह बिंदु जो कि फोकस के सबसे नज़दीक होगा, समीपतम बिंदु, यानी फोकस के जो सबसे समीपतम बिंदु होगा उसको हम एपिसेंटर के नाम से जानेंगे। और इन दोनों में मुख्यतः अंतर क्या है, इन दोनों में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको याद रखेंगे। अवकेंद्र यानी कि ये पृथ्वी के अंदर है, अधिकेंद्र यानी ये पृथ्वी के ऊपर है। ये हमेशा पृथ्वी के ऊपर बनेगी स्थिति, और ये स्थिति पृथ्वी के आंतरिक भाग में। आइए नेक्स्ट देखते हैं भूकंप आने के कारण क्या है। भूकंप आने का सबसे प्रमुख कारण है ज्वालामुखी। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ज्वालामुखी उद्वेदन होता है, और आंतरिक भाग से जब ज्वालामुखी धरातल पर आता है तो ये विभिन्न प्लेटों को तोड़कर पृथ्वी पर आता है। तो इस प्रकार से प्लेटें गति करती हैं और इस प्रकार से हमें कंपन महसूस होता है। इसी के कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। कृत्रिम कारण होते हैं, जैसे मनुष्यों द्वारा कोई परमाणु परीक्षण किए जाते हैं
तो उसके कारण भी हमें कंपन की स्थिति दिखाई देती है। नेक्स्ट कारण है पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं। पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं से तात्पर्य है पृथ्वी के अंदर अभी भी गर्म तप्त लावा मैग्मा भरा हुआ है, तो ये जो है अभी भी गर्म है। तो जब इसके अंतर्गत गैसेस फॉर्म में या फिर मैग्मा निकलने का प्रयास करता है, तो ये अपने ऊपर जो स्थित प्लेटों को है तो ये तोड़ता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्मा भरा हुआ है वह अभी भी इन प्लेटों को धक्का मारता है, निकलने के प्रयास करता है। तो जब ये इनको धक्का मारेगा यानी दबाव बनेगा आंतरिक भाग में, तो ये प्लेट क्या करेगी? कंपन करेगी। जब ये प्लेट कंपन करेगी तो हमें कंपन महसूस होगा, यानी भूकंप की घटना घटित होती है। तो हम कह सकते हैं कि आंतरिक भाग में जो भी क्रियाएं हो रही हैं विभिन्न प्रकार की, उनके कारण भी भूकंप आते हैं। नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ये भी यही कहता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर 7 बड़ी प्लेटें हैं और 20 छोटी प्लेटें हैं। ये सभी स्थैनोस्फीयर के ऊपर तैर रही हैं, यानी ये जो प्लेटें हैं ये स्थैनोस्फीयर का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में, यानी पृथ्वी का आंतरिक भाग अभी भी लिक्विड फॉर्म में है और लिक्विड फॉर्म को ही हम स्थैनोस्फीयर कह सकते हैं, जो कि मेंटल भाग को कहते हैं। उसी के ऊपर ये सभी प्लेटें तैर रही हैं। तो ये प्लेटों में गति निरंतर होती रहती है, या तो ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। अगर ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इस कंडीशन में पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मैग्मा भरा हुआ है वो धरातल पर निकल आता है, जिसे हम ज्वालामुखी की क्रिया का नाम देते हैं, और इसके कारण भी हलचल या गति दिखाई देती है। इसके कारण भी भूकंप उत्पन्न होता है। अगर ये प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती हैं तो ये एक दूसरे से टकराती हैं और टकराने के कारण इनमें गति होती है। या फिर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है तब भी गति होती है, तो यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। या फिर एक प्लेट दूसरी प्लेट से घर्षण करती है, एक दूसरे से रगड़ खाती है, तब भी प्लेटों में गति होती है, कंपन होता है। इस कारण से भी भूकंप आने की स्थिति बनती है। तो ऐसे विभिन्न कारण हैं जिनके कारण भूकंप आते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि एक कोई प्लेट है, इसमें भ्रंश पड़ जाए, यहाँ से टूट जाए, तो इस स्थिति में भी इनमें कंपन होगा। और संपीड़न की स्थिति में भी इनमें ऐसी स्थिति बनती है कि भूकंप आने की संभावना रहती है। तो इस तरीके से भूकंप के अनेक ऐसे कारण हैं जिसके कारण से हमें धरातल पर कंपन देखने को मिलता है। तो इससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम समझेंगे भूकंपीय तरंगों की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं और कितनी प्रकार की इनकी तरंगें होती हैं और किस किस प्रकार से इनका प्रभाव पड़ता है। तो इनको समझने से पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे कि किस प्रकार से सभी तरंगें कार्य करती हैं। ये बात हम सभी जानते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति सदैव पृथ्वी के आंतरिक भाग में होगी, और जब आंतरिक भाग में इसकी उत्पत्ति होगी तो हम आपको बता चुके हैं, जैसे कि आंतरिक भाग में जो बिंदु बनेगा वो हिप्पोसेंटर बनेगा और धरातल पर एपिसेंटर बनेगा। तो जब आंतरिक क्रियाओं के कारण यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है तो किस तरीके से इसकी जो ऊर्जा होती है वह धरातल तक पहुँचती है। तो इसकी ऊर्जा तरंगों के माध्यम से धरातल पर पहुँचती है, और इन्हीं तरंगों को हमने अलग अलग विशेषताओं के कारण 3 श्रेणियों में बांटा है। तथा हम कह सकते हैं ये जो भूकंप से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, इस ऊर्जा को हम किस नाम से जानते हैं? यहाँ से प्रश्न बनता है, तो इसे जानते हैं प्रत्यास्थ ऊर्जा। प्रत्यास्थ ऊर्जा, प्रत्यास्थ ऊर्जा यानी इलास्टिक एनर्जी। इंग्लिश में इसी को हम इलास्टिक एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं, जहाँ पर सबसे पहले भूकंप की उत्पत्ति हो रही है उसे हम कहते हैं फोकस। इसी को हम हिप्पोसेंटर के नाम से भी जानते हैं, हिप्पोसेंटर। हिप्पोसेंटर कहाँ होता है? तो हिप्पोसेंटर की जो स्थिति होती है वो हमेशा आंतरिक भाग में होती है।
और जहाँ पर ये महसूस होता है सबसे पहले, उसे हम किस नाम से जानते हैं? एपिसेंटर। एपिसेंटर, अधिक केंद्र। जहाँ पर ऊर्जा प्रारंभ होती है फोकस हिप्पोसेंटर, जहाँ पर महसूस होती है एपिसेंटर। तो यहाँ से 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी? पी, एस और एल। पी का मतलब है प्राइमरी, यानी सबसे पहले जो तरंगें धरातल पर पहुंचती हैं उन्हें हम जानते हैं पी वेव्स के नाम से, यानी प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स। और जो सेकंड नंबर पे पहुंचती हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स। लास्ट वेव्स या फिर लैंड वेव्स या लब वेव्स के नाम से जानते हैं। इसकी खोज लब महोदय ने की थी, इसलिए इसको हम लब वेव्स के नाम से भी जानते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो सबसे पहले पहुंचती है प्राइमरी वेव्स, जो सेकंड नंबर पर पहुंचती है सेकेंडरी वेव्स। तो हम तीनों प्रकार की तरंगों की विशेषताओं को यहाँ पर समझेंगे। जब ये तीनों तरंगें फोकस से एपिसेंटर धरातल तक पहुंच जाती हैं, उसके बाद किस प्रकार से इन सभी तरंगों का ऊर्जा के रूप में संचरण होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी वेव्स को। प्राइमरी वेव्स जो होती हैं इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगों के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो वेव्स होती हैं वो तीनों ही माध्यम में प्रवेश कर जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस। तो ये यहाँ से उत्पन्न हुई, ये ऊपर भी जा सकती है और ये इनकी स्थिति यहाँ नीचे भी जा सकते हैं, क्योंकि ये ठोस में, द्रव में और गैस तीनों प्रकार की माध्यम में ये प्रवेश कर सकती हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो सेकेंडरी वेव्स होती है वह केवल ठोस माध्यम में ही प्रवेश कर सकती हैं। तो जैसे ही ये यहाँ एपिसेंटर पे पहुँचती हैं, वैसे ही ये यहाँ से इनकी ऊर्जा का संचरण होता है और ये यहाँ से मुड़ जाती हैं। उसका कारण ये है कि ये जो हमारा स्थान है ये है तरल अवस्था का, और ये द्रव में प्रवेश नहीं करती हैं, ये करती हैं केवल लैंड में। तो केवल लैंड में ही ये अपनी ऊर्जा का संचरण करती हैं। जैसे ही ये स्थान प्रारंभ हो जाता है, ये वहाँ से मुड़ जाती हैं। जैसे ये ऊपर गई, प्राइमरी वेव्स की तरह इनकी विशेषता नहीं है, वरना ये यहीं से ये भी वापस आ जाती और इनका भी प्रभाव यहाँ देखने को मिलता। जैसे ये ऊपर जाती हैं, ये वापस होती हैं, इनका संचरण होता है, तो ये द्रवीय जो भाग है इसको यहाँ से आते ही मुड़ जाती हैं, यहाँ से टर्न हो जाती हैं। तो लगभग इनका जो संचरण का क्षेत्र है वह इधर 103 डिग्री तथा इधर भी 103 डिग्री तक देखने को मिलता है। और अब बात करेंगे लैंड वेव्स की। तो लैंड वेव्स तो पूरी संपूर्ण धरातल पर इनकी ऊर्जा का संचरण हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये लैंड वेव्स हैं तो धरातल पर ही इसकी ऊर्जा का संचरण हमें देखने को मिलता है। तो संपूर्ण धरातल पर इसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे ये जो प्राइमरी वेव्स होती हैं, जब ये ऊपर जाकर इनका संचरण होता है तो ये सभी माध्यम में प्रवेश कर सकती है, तो ये ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी देखने को मिलती हैं, परंतु इनका जो संचरण है वो हमें 145 डिग्री तक ही देखने को मिलता है। यानी सेकेंडरी जो वेव्स हैं ये इनका संचरण हमें 103 डिग्री तक देखने को मिलता है, और प्राइमरी वेव्स का यहाँ पर ये 145 डिग्री तक ही इनका संचरण देखने को मिलता है। अब ये जो खाली क्षेत्र रह जाता है, ये वाला क्षेत्र, इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं हम
प्रत्यक्ष रूप से पी तरंगों का अभाव, क्योंकि यहाँ पर जो है पी तरंगों का अभाव हमें देखने को मिलता है। ये सभी माध्यम में प्रवेश कर तो जाती है, परंतु यहाँ तक संचरण 145 और 145 तक देखने को मिलता है और सेकेंडरी का मिलता है केवल 103 तक। तो ये जो बीच का क्षेत्र है खाली रह जाता है, इसी को हम पी तरंगों का अभाव या कह सकते हैं कि भूकंपीय छाया क्षेत्र। भूकंपीय छाया क्षेत्र, यहाँ से प्रश्न अधिक देखने को मिलता है कि भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या है, तो वो है 103 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र, जहाँ पर ना तो एस तरंगें होती हैं ना ही पी तरंगें होती हैं। एक तरीके से ये क्षेत्र खाली होता है, जहाँ पर तरंगों का संचरण नहीं होता है, ऊर्जा का संचरण नहीं होता है। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र को हम भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। तो इस तरीके से तीनों प्रकार की तरंगें हो जाती हैं। पी जो कि सभी माध्यम में प्रवेश कर जाती है, सेकेंडरी जो कि केवल ठोस में ही प्रवेश करती है, जैसे ही तरल प्रारंभ हो जाता है वह टर्न हो जाती है, मुड़ जाती है, और इनका जो संचरण हमें देखने को मिलता है 103 डिग्री देखने को मिलता है। और ये होती हैं धरातलीय तरंगें, लैंड वेव्स। इनका संपूर्ण धरातल पर हमें संचरण देखने को मिलता है। आइए इनकी कुछ विशेषताएं हैं उनको देखते हैं। तो तीनों प्रकार की तरंगों को हमने एक साथ रखा है, जिससे तीनों में हम डिफरेंस कर सकें और तीनों में किस किस प्रकार से विशेषताएं हैं उन सभी को हम एक साथ देख सकें। तो तीन प्रकार की तरंगें होती हैं, प्राथमिक प्राइमरी वेव्स, द्वितीयक तरंगें सेकेंडरी वेव्स, धरातलीय तरंगें लैंड वेव्स। तो सबसे पहले हम तीनों की देखने वाले हैं स्पीड को। स्पीड प्राइमरी वेव्स की सबसे अधिक होती है, स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड, और सेकेंडरी वेव्स की होती है 4 किलोमीटर पर सेकेंड, तथा सबसे कम होती है धरातलीय तरंगों की स्पीड 1.5 यानी कि 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो किस तरीके से है, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये देखिए, ये जो तरंगें हैं इनकी स्पीड बहुत अधिक है, और जिसकी स्पीड सबसे अधिक होगी वो बहुत ही कम समय में कंपन करके निकल जाएगी और हिला के समाप्त हो जाएगी, यानी इससे सबसे कम नुकसान होगा। उसके बाद इसकी गति जो है और धीरे हो जाती है प्राइमरी की अपेक्षा। जब इसकी गति धीरे हो जाती है तो ये चीज़ों को हिलाएगी और इससे नुकसान की संभावना होती है। सबसे धीरे जो स्थिति है वो है धरातलीय तरंगों की। इनसे सबसे अधिक नुकसान देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो वेव्स हैं इनकी स्पीड बहुत कम होती है, और जिसके कारण ये जो कंपन होता है वह अधिक समय तक हमें देखने को मिलता है और इससे अधिक नुकसान देखने को मिलता है। अब बात करते हैं क्षति। सबसे कम क्षति प्राइमरी वेव्स से होती है, क्योंकि इनमें बहुत तेज़ी से कंपन होता है और बहुत तेज़ी से ये जल्दी फिनिश भी हो जाता है। इसमें औसत क्षति देखने को मिलती है, ज़्यादा क्षति नहीं होती है, इसकी अपेक्षा ज़्यादा होगी। और धरातलीय तरंगों में क्षति की बात करते हैं तो सर्वाधिक होगी, क्योंकि यहाँ स्पीड सबसे कम है। ऐसे याद रखिए कि जहाँ स्पीड सबसे कम होगी वहीं सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जब स्पीड कम है तो वह ज़्यादा देर तक रुकेगी, और ज़्यादा देर तक रुकेगी, जितनी ज़्यादा देर रुकेगी उतना ही ज़्यादा हमारा नुकसान कर जाएगी। नेक्स्ट है माध्यम, मतलब कि ये किस किस माध्यम में प्रवेश कर सकती हैं। तो जो प्राइमरी वेव्स हैं वो तीनों माध्यम में प्रवेश कर सकती हैं, ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में भी। द्वितीयक तरंगें केवल और केवल ठोस माध्यम में प्रवेश कर सकती हैं और द्रव तथा गैस में नहीं। इसी के कारण से ये मुड़ जाती हैं और 103 डिग्री तक ये संचरण कर पाती हैं ऊर्जा का। नेक्स्ट है धरातलीय तरंगों का माध्यम। तो ये संपूर्ण क्रस्ट पर, यानी जो धरातलीय भाग है, ये किनारे का ये धरातलीय भाग, इस संपूर्ण धरातल पर ये ऊर्जा का संचरण करती है। नेक्स्ट है आवृत्ति या संख्या। तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होगी, जिसकी सबसे ज़्यादा स्पीड रही होगी, और जिसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होगी तो तरंग दैर्घ्य भी उसकी सबसे कम होगी तो इसकी
जो संख्या है वह हमें सबसे अधिक देखने को मिलती है। इसकी संख्या इसकी अपेक्षा अधिक है और इसकी अपेक्षा कम है तो औसत है। इसमें संख्या सबसे कम देखने को मिलेगी क्योंकि स्पीड ही इसकी इतनी स्लो है कि इसकी जो संख्या है, आवृत्ति है, वह हमें सबसे कम देखने को मिलेगी। बात करते हैं तरंग दैर्घ्य की दूरी की। तरंग दैर्घ्य क्या है? इनके बीच की दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य कहाँ देखने को मिल रही? सामान्यतः ही हम पहचान सकते हैं कि सबसे तरंग दैर्घ्य कम कहाँ पर है? यहाँ पर प्राइमरी वेव्स में। इनके बीच की दूरी सबसे कम, इसके बाद यहाँ पर दूरी बढ़ जाएगी, यहाँ पर दूरी सबसे अधिक हो जाएगी तरंग दैर्घ्य की। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य कहाँ पर है? प्राइमरी वेव्स में। और इसमें औसत, इसमें सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य है। नेक्स्ट है आयाम। आयाम का अर्थ है ऊंचाई से। तो सबसे कम ऊंचाई यहीं पर देखने को मिलेगी, ये आप देख सकते हैं, इसकी ऊंचाई कम है। लगभग ये कह सकते हैं जैसे अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं उसी की दिशा में ये समान रूप से चलती है, या फिर हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टली, इस तरीके से ये चलती है। तो इसका जो आयाम होता है, ऊंचाई होती है, बहुत कम होती है। इसकी औसत होती है, इसकी ऊंचाई सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है अन्य नाम। सबसे अधिक इसके नाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्राइमरी वेव्स को हम अनुदैर्घ्य तरंगों के नाम से भी जानते हैं, या लंबवत लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के नाम से जानते हैं, या ध्वनि तरंगों के नाम से जानते हैं। द्वितीयक तरंग है, इसको हम अनुपस्थित तरंगों के रूप में जानते हैं और प्रकाश तरंगों के रूप में। नेक्स्ट है धरातलीय तरंग है, इसको हम किस अन्य नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं लव वेव्स, लैंड वेव्स और लॉन्ग पीरियड वेव्स, क्योंकि ये लंबे समय तक चलती हैं और इसकी खोज लव महोदय ने की थी, इसलिए इसको हम लव वेव्स के नाम से भी जानते हैं। लैंड यानी कि जमीन यानी धरातल, धरातल पर ऊर्जा का संचरण करती हैं, इससे हम लैंड वेव्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी संपूर्ण तीनों प्रकार की तरंगों से रिलेटेड जो भी इनकी विशेषता है सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी और प्रश्न यहीं से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भूकंप का भौगोलिक वितरण, यानी विश्व में भूकंप सबसे अधिक कहाँ कहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका वितरण कहाँ कहाँ पर है। तो भूकंप सबसे अधिक जो आते हैं, सबसे अधिक देखने को मिलते हैं प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। विश्व के 63% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। इसका कारण क्या है कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो किनारे पर जो तट है वह जल और स्थल के मिलने का एक स्थान है, जहाँ पर भूमि क्या होगी? मुलायम होगी, और मुलायम होने के कारण वहाँ पर ज्वालामुखी अधिक आते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी को हमेशा निकलने के लिए एक ऐसे मुलायम स्थान की आवश्यकता होती है जहाँ से वह आसानी से धरातल पर आ सके। तो प्रशांत महासागरीय पेटी के आसपास बहुत अधिक ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, इसी कारण से भूकंप भी यहाँ सबसे अधिक देखने को मिलते हैं 63%। उसके बाद आते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी, यानी कि जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है, जैसे कि कह सकते हैं कि ये प्रायद्वीपीय भारत है, और प्रायद्वीपीय भारत जब यूरेशियन प्लेट से मिला जाकर तब इसका निर्माण हुआ हिमालय का। तो ये जो अभी भी हिमालय वाला जो क्षेत्र है वह भूकंप की स्थिति के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पर भूकंप अभी भी देखने को मिलते हैं। ये प्लेट अभी भी लगातार यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही है, और ये अभी भी यूरेशियन प्लेट के अंदर जा रही है, और यूरेशियन प्लेट अभी भी गति कर रही है। तो इन दोनों के बीच अभी भी गति हो रही है, और ये हो रही है महाद्वीपों के बीच में। इस कारण से हम मध्य महाद्वीपीय पेटी कहते हैं। इसमें लगभग विश्व के 21% 21% भूकंप आते हैं। यह प्लेट अविसरण का क्षेत्र, अविसरण का मतलब होता है एक प्लेट दूसरी प्लेट की तरफ बढ़ रही है, यानी हमारी इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट की तरफ आज भी बढ़ रही है, आज भी इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इस कारण से यहाँ पर ये जो क्षेत्र है हिमालय का क्षेत्र, वह भूकंप के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है मध्य अटलांटिक पेटी। तो अटलांटिक जो हमारा महासागर है उसके मध्य में एक कटक है जिसका निर्माण ज्वालामुखी द्वारा ही हुआ है, और ये जो है आइसलैंड से बॉविड द्वीप तक फैला हुआ है। आइसलैंड से बॉविड
द्वीप तक जो फैला हुआ कटक है उसका निर्माण जब ज्वालामुखी से हुआ है। जब ज्वालामुखी जमीन को फाड़कर ऊपर आएगा तो सामान्य सी बात है कि प्लेटों में गति होगी और गति के कारण यह भी भूकंपीय क्षेत्र है। यहाँ विश्व के 16% भूकंप आते हैं। यह प्लेट अपसरण का क्षेत्र है। अपसरण का मतलब होता है ये प्लेट एक दूसरे के विपरीत जा रही है। जब एक दूसरे के विपरीत जा रही है तभी तो यहाँ जगह खाली है, तभी तो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा भरा हुआ है उसको निकलने का स्थान मिल रहा है यहाँ पर। इसी कारण ज्वालामुखी से यहाँ अटलांटिक महासागर के अंतर्गत एक बड़ा कटक बना हुआ है, तो ये भूकंपीय क्षेत्र है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि भूकंप लेखी यानी सीस्मोग्राफ क्या होता है। मतलब किस तरीके से हम भूकंप का मेजरमेंट कर सकते हैं और किन किन इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं, या हम किस तरीके से उनमें स्केल का प्रयोग करते हैं, उन सभी को हम यहाँ देखेंगे। भूकंप का रिकॉर्ड करने का जो यंत्र होता है उसे हम कहते हैं सीस्मोग्राफ। इसमें 3 प्रकार के स्केल का प्रयोग किया जाता है। पहला है हमारा रॉसी फॉरेल स्केल। इसके अंतर्गत जो मापक है वह 1 से 11 तक रखे गए हैं, या हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत जो अंक रखे गए मेजरमेंट के लिए वो 1 से 11 तक देखने को मिलते हैं। दूसरा है हमारा मर्केली स्केल। यह अनुभव पर आधारित है, जैसे कि हम अनुभव के आधार पर बता सकते हैं कि यहाँ इस तरीके का भूकंप आया हुआ है। जैसे कि भूकंप आने के बाद जो नुकसान हुआ होता है, जैसे बिल्डिंग्स गिर गई या फिर केवल पेड़ गिरे या फिर थोड़ी बहुत क्षति हुई, तो उसके अनुभव के आधार पर हम बता सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ है, तो किस प्रकार का भूकंप आया होगा। यानी ये अनुभव पर आधारित होता है। मर्केली स्केल में जो अंक रखे गए हैं वो है 1 से 12 तक, तथा इसमें तीव्रता मापी जाती है कि किस स्पीड से भूकंप आया है। नेक्स्ट है रिक्टर स्केल। इसमें जो अंक रखे गए हैं वो है 1 से 10 तक, तथा इससे परिणाम मापा जाता है। नेक्स्ट है हमारे कुछ इम्पोर्टेंट शब्दावली जो हमें देखने को मिलती है। समभूकंपीय रेखा, ये क्या होता है? समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। जैसे कि मान सकते हैं एक जगह भूकंप आया जिसका हमने मेजरमेंट किया, वही समान रूप से दूसरे स्थान पर आया, और मतलब कई सारे स्थान हैं जहां पर हमें समान तीव्रता देखने को मिली। भूकंप आने वाले जो स्थान हैं उन पर जो हमें तीव्रता देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ आया 4 अंक 4 रिक्टर स्केल, और यहाँ भी यही है 4 रिक्टर स्केल 4 रिक्टर स्केल 4 रिक्टर स्केल। तो कह सकते हैं कि समान तीव्रता वाले स्थानों को हम समभूकंपीय रेखा के नाम से जानते हैं। और हीमोसीस्मल रेखा कौन सी होती है? एक ही समय में आने वाले भूकंप क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा। अगर एक ही समय पर जो भूकंप आया है उन सभी को मिलाने वाली रेखा को हम हीमोसीस्मल रेखा कहते हैं। ये तो हो गया एक ही प्रकार की तीव्रता, यहाँ भी उतनी ही तीव्रता देखने को मिली, यहाँ भी उतनी ही तीव्रता, यहाँ भी समान तीव्रता देखने को मिल रही है। उन सभी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हो जाती है समभूकंपीय रेखा। तथा एक ही समय आने वाले जो एक ही समय पर आए हुए हैं इनको मिलाने वाली रेखा हो जाती है हीमोसीस्मल। नेक्स्ट है भारत में जो भूकंप मापी यंत्र लगाए गए हैं वो किस किस क्षेत्र में लगाए गए हैं। सबसे पहला क्षेत्र हो जाता है देहरादून, क्योंकि देहरादून जो है हिमालयी क्षेत्र है और हिमालय जो है भूकंपीय क्षेत्र है, क्योंकि अभी भी हमने बताया कि इंडियन जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट की तरफ गति कर रही है, तो उसी के कारण यहाँ हिमालय का निर्माण हुआ है और अभी भी ये प्रक्रिया चल रही है। तो ये क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो यंत्र है भूकंप मापी यंत्र उसकी व्यवस्था की गई है। दूसरा है हमारा दिल्ली, तीसरा है कोलकाता, तथा नेक्स्ट पूना और मुंबई। तो इस प्रकार से भारत में जो यंत्र लगाए गए हैं वो 5 क्षेत्र हैं, देहरादून, दिल्ली, कोलकाता, पूना और मुंबई। तो इस प्रकार से भूकंप से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उनको हमने इस क्लास के अंतर्गत देखा। यदि आपको हमारी हार्ड वर्क मेहनत पसंद आती है
तो प्लीज़ हमारी क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।